जय हिंद बच्चों, प्रिंस विजन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 लाए हैं। चैप्टर नंबर 1 का ही एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब 1.2 कर सॉल्व करने से पहले हमें कौन कौन सी कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन बातों को देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद 1.2 के क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, और इसके पहले हम आशा करते हैं कि आप 1.1 का जरूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक्सरसाइज 1.2 का अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करने चल रहे हैं कि आखिर ये एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले हमको एक थ्योरम मालूम होना चाहिए। ठीक, बिना इसके थ्योरम हमको एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो थ्योरम क्या कहता है तो जरा ध्यान से देखिए। थ्योरम ये कहता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड a ऑल्सो। तो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, p डिवाइड a ऑल्सो। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये प्राइम नंबर जो p है ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एग्जांपल की बात करें, यदि मान लीजिए 3 हमारा प्राइम नंबर है और जो 3 है ये डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को। हमको मालूम है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 3 बड़ी आसानी से उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो यदि 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड किया है तो आपको नहीं लगता है कि ये जो 3 है 9 को भी डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड 9 ऑल्सो। ठीक है, तो बस इसी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल आपको दे दे, क्या कि 5 डिवाइड्स 25 का स्क्वायर। तो यदि 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 5 किसको डिवाइड करेगा? 25 को भी करेगा। 5 डिवाइड्स 25 ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो बस यही एक बेसिक सा थ्योरम है, क्या कि यदि p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ट सबसे पहले हम एग्जांपल पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। अब इस एक को प्रूफ करने के लिए हमको थ्योरम को पता होना चाहिए। जब तक वो थ्योरम मालूम नहीं होगा हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है ना कि हम शुरुआत में किसी बात को लेकर चलेंगे और लास्ट में ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने शुरुआत में माना था क्या है, गलत है। जैसे लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि हमने शुरुआत में ये माना कि मान लेते हैं कोई बच्चा है जिसका नाम ए है ना, ये कोई लड़का है उसका नाम ए है, और हमने ये माना क्या कि ये बहुत गधा है। हमने क्या मान लिया कि ये गधा है ना। अब आप ही बताइए, क्या कोई बच्चा गधा होता है क्या? भाई गधा की एक अपनी अलग प्रजाति है ना, और लड़कों की अपनी एक अलग प्रजाति है। कोई भी लड़का गधा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम मानते हैं कि उस भाई आदमी कभी कभी बोल देता है कि तुम बहुत गधे हो, गधे की तरह क्यों काम कर रहे हो। तो बस कंपैरिजन किया जाता है, रियल में गधा थोड़े होता है। तो हमने शुरू में बोल दिया गधा है, लेकिन लास्ट में हम क्या प्रूफ कर देंगे कि हमने जो शुरू में बोला था ना कि वो गधा है, ये बात गलत है, ये गधा नहीं है, ये एक बहुत अच्छा लड़का है। हम क्या प्रूफ कर देंगे कि एक बहुत अच्छा लड़का है ना। बस यही काम यहाँ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में किया जाता है, क्या
कि शुरू में हम ये मानेंगे, देखिए हमको प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल है, तो हम ये प्रूफ करेंगे सबसे पहले तो लास्ट शुरुआत में ये मान लेंगे कि √3 रेशनल है। हम स्टार्टिंग में क्या मान लेंगे कि √3 रेशनल है, लेकिन लास्ट में जाके हम ये कह देंगे क्या कि जो हमने शुरुआत में माना था ना कि रेशनल है, ये रेशनल ना हो कि ये क्या है, इरेशनल है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में हम इसको रेशनल मान के सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ये जाकर लिख देंगे या प्रूफ कर देंगे कि जो हमने शुरुआत में माना था कि वो रेशनल नहीं इरेशनल है। जैसे यहाँ हमने शुरुआत में हमको लगा कि बच्चा गधा है, लेकिन गधा नहीं, वो बहुत अच्छा है, लास्ट में जाकर हमने प्रूफ किया कि नहीं, है ना? वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो चलिए इसको करते हैं और समझते हैं। हमको प्रूफ करना है कि √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम शुरुआत में ये एज्यूम कर लिए कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब यदि √3 रेशनल नंबर है तो इसको क्या हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से हमको दो कंडीशन देना होगा। कौन सी दो कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, भाई q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, p एंड q आर को प्राइम नंबर। भाई को प्राइम नंबर का मतलब क्या? को प्राइम नंबर का मतलब कि ऐसे नंबर जिसके बीच का HCF केवल 1 हो, मतलब उसके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ये बात हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि P और Q का जो HCF होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए बस ये दो हमको एजम्पशन मान के करने हैं, बाकी बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहां लिखा क्या था, लिखा है √3 इज इक्वल टू PQ। ठीक, हम Q को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √3 Q इज इक्वल टू P। कोई दिक्कत? अब हम करते क्या है कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर और P का हो जाएगा P स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, अब हम करते क्या है कि यहाँ से Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाई 3। भाई 3 को इधर भेज देते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहीं पे उस थ्योरम का इस्तेमाल होगा जो अभी हमने थ्योरम बताया है। क्या? जरा आप ध्यान से देखिए यहां बोर्ड पे कि यदि जो 3 है ये P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। यदि 3P के स्क्वायर को डिवाइड किया तो आपको नहीं लगता है कि 3 डिवाइड P ऑल्सो, 3 डिवाइड्स P ऑल्सो, है ना? बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि P/3 हम मान लेते हैं कि कोई नंबर C आएगा। ठीक है, तो यहां से 3 को उधर भेज देते हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3C। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3C। कोई दिक्कत? अब इस P की इक्वल टू जो 3C है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखिए ये इसका एक हिस्सा हुआ। ठीक है, अब इसी का सेकंड हिस्सा स्टार्ट क्या करेंगे कि P की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2। तो जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे सारे लोग, हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3। Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3 और P की वैल्यू आया है 3C और यहां पे हो गया 3। ध्यान से देखिए P की वैल्यू 3C यहां रख दिए तो 3C का स्क्वायर बाई 3, 3C का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q स्क्वायर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया C स्क्वायर बाई 3, ये 3 3 जा 9, तो Q स्क्वायर कितना आ गया?
3c²। तो यहां से क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यहां से c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, q²/3। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 को हमने इधर भेजा तो डिवीजन में आ गया। ठीक, और फिर से हम यहाँ पे थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या, जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो 3 है ये q के स्क्वायर को डिवाइड किया है, तो 3q को भी डिवाइड करेगा। देखिए 3 डिवाइड्स q², तो जो 3 है 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, है ना। इसका मतलब कि q/3 है, इसको मान लेते हैं डिवाइड करने पे कोई नंबर d आएगा, तो यहाँ q इक्वल टू कितना हो गया, 3d हो गया। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हम कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर p की वैल्यू मिल गई 3c और q की वैल्यू मिल गई 3d, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि p और q को प्राइम नंबर है। यदि p और q को प्राइम नंबर है तो इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, और यदि ये को प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो क्या हुआ, ये इर्रेशनल है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि we assume that p and q are co-prime, but here we got 3 as a factor, hence it is not a co-prime. It is not a co-prime. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence, √3 था ना, hence √3 is irrational number. इसीलिए √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। दिखाई दिया कितना आसान है ये। बस आपको करना क्या है ना, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मानते हैं कि 1 पेज या 1.5 पेज में जाएगा, लेकिन यदि ये आता है तो बड़े नंबर में आएगा, छोटे नंबर में नहीं आएगा। बड़े नंबर मतलब I mean 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, ऐसे में सवाल दिया जाता है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, √3 को आपको रेशनल मान लेना है। रेशनल मानने के बाद p/q और pq को को-प्राइम मान लेना है। उसके बाद एज इट इज करते चला जाना है। और बस यहाँ पे आपको ये थ्योरम याद रखना है कि कौन सी थ्योरम, ये वाली थ्योरम, आपको ये थ्योरम बस याद रखना है। इस थ्योरम का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें देखिए हमको प्रूफ करना है कि 5√3 एक इर्रेशनल नंबर है। हमको प्रूफ करना है कि 5√3 इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर भी वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इस्तेमाल होगा। और हम क्या करेंगे, शुरुआत में इसको रेशनल मान लेंगे और लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि क्या है, ये इर्रेशनल है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लेंगे कि लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, है ना। हमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल है। यदि रेशनल है तो 5 - √3 किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, 3 को इधर भेज देते हैं। ध्यान से देखिए, 3 को इधर भेजते हैं और p/q को इधर भेजते हैं। तो ये हो गया 5 - pq, p/q इक्वल्स √3। अब जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे सब लोग, 5 हमारा रेशनल नंबर है, ये बात हम जानते हैं। p/q भी रेशनल नंबर है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन √3 अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि √3 एक हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक, रेशनल माइनस रेशनल हमेशा रेशनल आता है, और ये हो गया इर्रेशनल। अब सोच के बताइए, क्या कभी भी रेशनल इर्रेशनल आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल है। तो बस आपको लास्ट में यही एक लाइन लिखना है कि रेशनल कैन नॉट इक्वल टू इर्रेशनल, हेंस आर LHS is not equal to RHS and our assumption is wrong. Therefore, it is not a rational, it is a irrational. इसी बात को लिखना है।
हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिए क्या, hence rational cannot be equal to irrational, therefore our assumption is wrong। इसलिए हमारा assumption क्या है, wrong हो गया। hence it is a irrational number, इसलिए क्या है, irrational number है। ठीक है, तो इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल 5 कर लिया, 6 कर लिया, अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 7 क्या है, हमको प्रूफ करना है कि 3√2 इरेशनल है। ये भी बेहद आसान है। हम क्या करेंगे कि लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। हम ये मान लेंगे कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। यदि रेशनल नंबर है तो 3√2 किसके बराबर होगा, p/q के। 3 को इधर भेज दीजिए तो √2 क्या हो जाएगा, p/3q। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है। √2 अभी हम प्रूफ किए हैं कि ये इरेशनल है, p/q रेशनल होता है, तो p/3q भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर फिर से यही कहानी लिख देनी है, जो कहानी यहाँ लिखा गया है वही कहानी इसके नीचे भी लिख दीजिए कि hence our assumption is wrong, therefore it is not a rational, it is irrational number। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास इसके एग्जांपल्स खत्म हो गए। अब इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल हम बता देंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।